शादाब, क्योंकि आज तो भाई एक तरीके से वो कहते हैं ना कि वो लीड पोजीशन में तो ओवैसी की हर जगह चर्चा है, मुसलमानों के बड़े नेता के तौर पर उभरे बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, और अब कांग्रेस में भी डिसकंटेंट मुस्लिम लीडरशिप में आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका। शादाब। अमन जी, सबसे पहले मैं 140 करोड़ देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। शुभकामनाएं, बधाई और आपको भी। और आज मैं ये बात कहने के लिए मुझे गर्व का आहुति महसूस हो रही है कि जिस संविधान को लागू कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, उसी संविधान ने मुझे ताकत दी है कि मैं कांग्रेस और सपा, जो मुसलमानों के वोट बैंक को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझती थी, हमको पूर्वजों ने नहीं, वाला रजाकारों ने नहीं। रोबोट। अब सुन लीजिए, चलिए, गणतंत्र दिवस अजय भाई, अजय भाई, रजाकारों ने नहीं, कितने कमेंट्री कीजिएगा आप? ठीक है, आइए टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए, आइए। सच बोल रहा हूँ शादाब भाई, आप भी जान रहे हैं। हाँ नहीं, मैं जान रहा हूँ, इसीलिए अब रजाकारों के इतिहास पर डिबेट नहीं करनी ना, वो फंस जाएंगे, इसलिए जो रजाकार थे वो चले गए, हाथ भारतीय सेना के खून से रंगे हुए हैं। नहीं, इनके जो रजाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे वो रह गए। जो रजाकार थे वो चले गए, उनकी बात मत कीजिए। जो वफादार रह गए उनकी बात करिए। हमारा आपका मुकाबला होगा, जबरदस्त सियासी मुकाबला होगा इंशाल्लाह। आप उसको छोड़ दीजिए, मुझे सफर नहीं, जो विषय उस पर बात कर लेता हूं मैं। विषय पे बात ओवैसी के दादाजी कौन थे? अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब। अरे आप बात तो कर लेनी दीजिए भाई। आप कौन थे? रजाकार में थे या नहीं थे? रजाकार के कमांडर थे या नहीं थे? भाई से टॉपिक रखवा लीजिए, वो अमन भाई से वो टॉपिक रखवा लीजिए। आप क्यों बीच में? बोलिए ज्यादा भाई, बोलिए। चलिए, नहीं फंसाऊंगा आपको, नहीं फंसाता, बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ये लगता था कि मुसलमान उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सियासी गुलाम है, रोबोट है, कि कमांड देंगे बीजेपी को और वोट दे देगा। और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने हमेशा कहा कि ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं, लीडरशिप डेवलप नहीं करने देना चाहती। जो ओवैसी साहब कहते थे, आज कांग्रेस के नेता बोलने लगे हैं। राशिद अलवी साहब हो, शकील साहब हो, नसीम भाई हो, और समाजवादी पार्टी के अंदर भी हमसे बोल रहे हैं लोग कि अखिलेश यादव मुसलमानों की वैल्यू नहीं करते। अभी कैमरे पे भले ही ना बोल रहे हो, लेकिन इनके बड़े मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर शादाब को फोन करके बोल रहे नहीं, आपके आने से हमारी वैल्यू बन रही है। ये बोल रहे हैं इनके लोग। और हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, हमें विश्वास है अच्छा नतीजा आएगा। और जो अजीत भाई बोलते हैं कि नहीं, महाराष्ट्र बिहार जीत लिया, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है। मेरे भाई, मेरठ में मेयर का इलेक्शन हुआ, आपकी पार्टी को मिला 1,16,000, मुझे मिला 1,28,000, तुमसे ज्यादा मिला। संभल में तुम्हारे पास बर्ग साहब की फैमिली थी, इकबाल साहब की फैमिली थी, और हमारा चेयरमैन जीता 40,000 वोट से। हमने चेयरमैन जीता है उत्तर प्रदेश में। हमारे जिला पंचायत सदस्य है, और सुन लीजिए 35 से 40 विधायक हमारे जीत के आने वाले हैं। एक चीज है सर, आप हमें नकारते रहिए, मुझे नहीं पता कि अनंत जी क्यों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आप शायद मुस्कुरा रहे होंगे। 80 को तोड़ने चले थे, 20 टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पर। ये सारे चल रही है, मतलब वही आप, समाजवादी पार्टी, AIMIM, कांग्रेस, वो आपस में जो 20 के लिए लड़ाई है, वहां 80 को तोड़ने कि टुकड़े टुकड़े की बातें हो रही थी कि ये जाति वो जाति, या 20 के लिए जिस तरह की जो लड़ाई चल रही है। आप एक मिनट, अजीज भाई, अब आप बोलीजिए अब आप, अजीज भाई, क्योंकि आप ही को लेकर शादाब ने बोला है कि ऐसे ही आप लोग मुसलमानों के नेता बनते हैं। फिर मैं आचार्य जी आपके पास आऊंगा। अनंत जी आ रहा हूं। इस प्रदेश, अमन भाई सुनिए। हाँ जी, प्लीज। प्रदेश की जनता, इस देश की जनता नफरत की राजनीति को नहीं पसंद करती। और जो तोड़फोड़ की बात करते हैं वैसी साहब ना, हिंदू हो या मुसलमान हो, कभी आपको वोट नहीं देंगे। हो सकता है। अच्छा, आचार्य जी बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से मैं उनके पास जा नहीं पाया। आचार्य जी ठीक है। आचार्य जी, आपने कहा था भी नेतृत्व के परिवर्तन की बात हो रही है, तो राहुल नहीं तो कौन, मुझे फिर ये समझा दीजिए एक बार। आचार्य जी, राहुल नहीं तो कौन फिर? आज कांग्रेस पार्टी उस हालत में है जहां से और नीचे नहीं जाया जा सकता, और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व पर है। क्योंकि कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है वो रीढ़ विहीन है। खड़गे जी की कोई सुनता नहीं है। मुझे खुद खड़गे जी ने कई बार कहा था कि भाई मेरी कुछ नहीं चलती है, मुझे कोई नहीं पूछता है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे तो चुनावी सभाओं में भी नहीं बुलाया जाता है, और जो भी फैसले होते हैं वो सब राहुल गांधी जी के यहाँ से होते हैं। अब ये बात धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को
तक पहुंच गई है। ठीक है। तो आज जो हालत है कांग्रेस की वो ये है कि राहुल गांधी का नेतृत्व जो है उसे सर, देश एक की मिनट, जनता ने नहीं नकार हो गया, दिया। मुझे बताइए ये अब हाल सेकंड क्यों है? स्टेज इसकी आती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी ये बात घर कर गई है जी। कि राहुल जी का नेतृत्व असफल हो चुका है, कांग्रेस को भी राहुल गांधी के नेतृत्व से बाहर आना। दो बातें हो गई। अब तीसरा सवाल है कि अगर राहुल गांधी को हटाया जाता है तो फिर किसको लीडरशिप दी जाए? तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ये सब नेता जानते हैं, जब मैं कांग्रेस के भीतर था तब ये बातें होती थी, कमरों में बैठ के होती थी, मंचों पे बैठ के होती थी कि भाई प्रियंका गांधी जी को एक बार नेतृत्व सौंप दिया जाए। मैं कहता था कि अभी प्रियंका गांधी को नेतृत्व सौंप दो। 2024 का प्रियंका जी ने कौन से मिरेकल कर दिए? कहा था प्रियंका जी ने कौन से मिरेकल कर दिए? लेकिन ये इसके पीछे की वजह बताइए मुझे, स्वामी जी, मुझे वजह बताइए। वजह कांग्रेस का ऐसा हाल क्यों? सॉफ्ट हिंदुत्व बैलेंस करने के चक्कर में ना माया मिली ना राम? आचार्य जी, सॉफ्ट हिंदुत्व का विषय नहीं है। ये जो हिंदुत्व को मिटाना चाहते थे, इनके हिंदुत्व को मिटाने की कोशिश परदादा ने की तब नहीं मिटा हिंदुत्व, दादा ने की तब नहीं मिटा हिंदुत्व, ऐसे नहीं मिटेगा। अब सनातन के खिलाफ खड़गे जी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि राहुल गांधी खुश होते हैं। तो सवाल ये है कि कांग्रेस की जो ये दुर्दशा है, हिंदुत्व को तो ये सैकड़ों सालों से मिटाना चाहते थे, हिंदू नाम से इन्हें चिढ़ है, वो विषय तो जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने का एक और कारण है, जो बड़ा कारण है। वो बड़ा कारण ये है कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया। क्या बंदर के हाथ में जब उस्तरा आ जाएगा तो वो चलाएगा उसको, वो सामने वाले को भी लहूलुहान कर देगा, अपने नाक कान भी काट लेगा। तो बंदर के हाथ में उस्तरा देना, उसका परिणाम ये हुआ, ये मैं समझा नहीं। कांग्रेस पार्टी लगातार बंदर के हाथ में उस्तरा, किसको बंदर कह रहे हैं आप? कांग्रेस का गिरता हुआ ग्राफ देखें और उसका इतिहास खंगालें तो पिछले 15 सालों में जब से राहुल गांधी जी का नेतृत्व है तब से कांग्रेस का ग्राफ निरंतर गिर रहा है, क्योंकि राहुल आचार्य जी, वो ठीक है, वो सब ये बंदर के हाथ में उस्तरा, बंदर किसको बोला? क्योंकि डरपोक हो गया था, आज तानाशाह हो गया था, अहंकारी हो गया था, ये लेटेस्ट है। बंदर किसको बोला आपने भाई आचार्य जी? बंदर के हाथ में उस्तरा, बंदर किसको बोल दिया आपने? जब राम मंदिर का भव्य समारोह हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा समारोह, हाँ। उसके बाद से मेरे कांग्रेस से विदाई तय हुई। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिला, श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री जी आए, तो इन्होंने चिट्ठी जारी करी कि पार्टी विरोधी गतिविधि देखते हुए आपको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। उस वक्त शकील अहमद साहब, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और जितने भी बड़े नेता हैं, ये सब ये बात कह रहे थे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम सही है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। आज सब बोल रहे हैं। अभी तो कांग्रेस पार्टी को या तो राहुल गांधी को हटाना होगा या एक नई कांग्रेस बनाना होगा, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बने या किसी और नेता के नेतृत्व में बने। बंदर किसके लिए कहा? बंदर किसको कहा आचार्य जी? वो कहानी मत सुनाइए, बंदर किसको कहा? मैं नहीं छोड़ूंगा। आपके मुंह से निकल गया या आपने जानबूझकर कहा? बंदर के हाथ में उस्तरा। अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं, अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं भाई, बंदर किसको कहा आपने? लेकिन कांग्रेस में फैसले लेने का उन्हें अधिकार नहीं है। तो उस्तरा जिसके हाथ में है और उस्तरे को जो चला रहा है, हाँ। ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। लेकिन मैं सबका आदर करता हूं, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कांग्रेस को बचाना है तो थोड़ा राहुल जी से जल्दी इस कांग्रेस को मुक्त कराना पड़ेगा। अजय जी, बंदर के अरे तो नहीं कहना चाहिए स्वामी जी का भाई, स्वामी जी के कहने का मतलब है महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, यहाँ गैंडियों के 5 बंदर हैं, सबके हाथ में उस्तरा है, रह के फिरा देता है किसी न किसी पे है। चलिए, बंदर के हाथ में उस्तरा, बंदर किसको का ये तो नहीं पता, लेकिन चलिए ठीक है।